we use this term like global cities. ग्लोबल सिटी कि हम वैसे बन जाएं आइडेंटिकल तो नहीं होगा। टाइम फ्रेम की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, सिटी में पॉपुलेशन का चैलेंज, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। हमारे पास पॉपुलेशन इतना है, सारे वर्कर्स एक एरिया में नहीं रह सकते हैं। ये एक इनोवेशन हुआ है कि कैसे इतने बड़े पॉपुलेशन को आप कैटर करेंगे। राइट। सो डू यू फील कि मुंबई जैसे शहर में नाउ वी आर एट लाइक अ सैचुरेटेड पॉइंट कि अभी बहुत पॉपुलेशन हो गया है, मे बी मुंबई इज अ बैड एग्जांपल, एक सिटी पे इतना स्ट्रेन डालना, डू यू फील इट्स गुड इन अ लॉन्गर रन? शहरों में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जॉब है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेट है, बट लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मेंटल हेल्थ के क्या चैलेंजेस हैं या लोगों की सोशल लाइफ नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं रूरल वो अब अर्बन तक पहुंच चुकी है। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितने लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं सिटी में, अगर एमिनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में नहीं है तो माइग्रेशन होता रहेगा। चाइना ने बहुत अच्छे से क्लाइमेट चेंज को डील किया, इवन द बीजिंग सिटी भी बहुत पोल्यूटेड थी। नाउ यू सी लाइक इंडिया में भी बहुत इशू है। व्हाट डू यू फील कि लाइक व्हाट डिड चाइना डू राइट इन दैट सेंस? मैं देखूंगा कि हमें एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। हर पर्सन को ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये दूसरे का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, काउंसलर्स का काम है, थेरेपिस्ट का काम है, सोसाइटी का सपोर्ट होता है। तो अभी नाउ वी आर प्लानिंग थर्ड मुंबई सिटी, नैना जिसे कहते हैं। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? So when we talk about big cities, जैसे हम मुंबई के बारे में सोचते हैं तो हमें हाई राइज बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस सब हमें हमारे जहन में आ जाते हैं। बट हमें उस सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि एक अर्बन पॉलिसी के थ्रू ये सब चीज़ें बनाई जाती है। सो उसी के लिए वी हैव ब्रिजेश त्रिपाठी सर विद अस। हेलो सर। हेलो। So sir, firstly let's get into like your background. आपने कैसे स्टार्ट किया? What was your like plan? How did you get into this field? ये मेरे लिए भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया। मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में 5 सालों तक ग्रास रूट लेवल पे काम किया। और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था लोगों से जाके बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, जो उस समय स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेलफेयर रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थी, उनके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाना पंचायत की हेल्प से। तब भी मुझे लगता था कि पॉलिसीज़ में जो लोगों का से होना चाहिए, जिनके लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, शायद उनकी वॉइसेस पॉलिसी में उतनी नहीं पहुंच रही हैं। तब से ये मुझे लगता था कि मुझे कुछ पॉलिसी लेवल, पब्लिक पॉलिसी लेवल पे स्टडी करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब जब छोड़ा तो मैंने मास्टर्स किया एमए इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। और तब तक मेरा इंटेंट यही था कि मैं रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ के लिए काम करूँगा। और जो फील्ड वर्क या एंगेजमेंट्स थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS मुंबई कैंपस के, उसमें मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैंने रायगढ़ के रूरल ट्राइबल एरियाज में भी 1 साल तक फील्ड वर्क भी किया। लेकिन जब मैं दूसरे साल मास्टर्स में इंटर्नशिप के लिए मुझे अर्बन सेटअप में दिया गया और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जो शहर में सफाई कामगार होते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हेल्प करते हैं, NGO या उनके ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, उसमें एक ऐसा संगठन था कचरा वाहतुक श्रमिक संगठन। तो 1 साल मैंने उनके साथ 1 महीने के 2 फेजेस में 2 सेमेस्टर में इंटर्नशिप किया। और मैंने उन वर्कर सफाई कामगार के साथ काम किया, उनकी हार्डशिप्स, वर्क रिलेटेड चैलेंजेस। और उसमें आप पाएंगे कि अधिकतर, अगर 100% नहीं बोलेंगे, अधिकतर रूरल माइग्रेंट्स ही थे। चाहे वो तमिलनाडु से आए हुए हों, उड़ीसा से, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मराठा, महाराष्ट्र रीजन से आप पाएंगे। तो उनकी प्रॉब्लम्स देख के लगता था कि
रूरल पॉलिसीज या रूरल प्रॉब्लम्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। राइट। जो प्रॉब्लम्स हैं रूरल, वो अब अर्बन तक पहुंच चुकी हैं। जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो अगर हमें रूरल के बारे में सोचना है तो हमें अर्बन को भी सोचना पड़ेगा। और अगर अर्बन के बारे में सोचना है तो रूरल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितने लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं सिटी में, बट अगर एमिनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में नहीं है, तो माइग्रेशन होता रहेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एस्टिमेट किया है इतने लोगों के लिए एफिशिएंट होगा, वो काम नहीं करेगा। तो अर्बन इंटर्नशिप मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने सोचा मैं अर्बन और सिटीज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि बाय ट्रेनिंग मैं आर्किटेक्चर में नहीं हूँ, अर्बन प्लानर नहीं हूँ, बाय ट्रेनिंग मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा मेन फोकस लोगों के ऊपर था, जो शहर में लोग रहते हैं। और एक बहुत ही मशहूर अर्बन सोशियोलॉजिस्ट एशिया से हैं, अब्दुल मलिक सिमोन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी कॉइन किया है एकेडमिया में, जिससे बोलते हैं पीपल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम लोग बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने माना कि शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपने आप में ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एजुकेटेड लोग हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, या लिंक्डइन पे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। बट अब्दुल मलिक सिमोन लिखते हैं कि जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जिनके पास कोई एजुकेशनल डिग्रीज नहीं है, तो उनके लिए एक दूसरे को जानना ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर जान पहचान है, एक गांव से आए हैं, एक नेबरहुड में रहते हैं, तो जॉब कम्युनिटी। यस। तो उन्होंने बोला कि बाकी लोग भी इस पे लिख चुके हैं, कुछ लोग इस पे सोशल कैपिटल बोलते हैं। सोशल कैपिटल की अगर आप समझें कि आप किसी को जानते हैं, जान पहचान है, कनेक्शंस हैं, तो जॉब मिलने में या किसी काम को करने में आसानी होती है। तो उसी को उन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो फॉर्मल सेक्टर में, जिनकी सैलरी जॉब नहीं है, तो उन लोगों को वो अपने आप में एक दूसरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे आप कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। तो मुझे वो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और फिर मैंने अर्बन स्टडीज़, अर्बन सोशियोलॉजी में ही पीएचडी करने का डिसीजन लिया। और आईआईटी बॉम्बे जो पवई में है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में मैंने पीएचडी में एनरोल किया। और वहाँ पे मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली दुनिया के कई शहरों को देखने का। जब मैं पीएचडी वर्कशॉप्स के लिए गया, कॉन्फ्रेंसेस के लिए गया, तो कई शहरों में जो इंस्टीट्यूशंस थे, होस्ट इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेसर्स ने, उन्होंने सिटी वॉक या सिटी को देखने के लिए कैसे एकेडमिक्स या अर्बन प्लानर्स शहर को समझते हैं, तो वो देखने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। चाहे वो लंदन हो, बार्सिलोना हो, जर्मनी के कुछ शहर थे, कोलोन, और यूएस के भी शहर सैन होजे और न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, कुछ शहरों को मुझे अपने पीएचडी के ड्यूरेशन में देखने का, वो शहर कैसे हैं। और जिस तरह का डिस्कशन अपने यहाँ पे अपने देश में हो रहा, अपने कंट्री में, कि हमारे इंडियन सिटीज को ग्लोबल बनाना चाहिए, उसके बारे में थोड़े। My next question is about that only. Like when we use this term like global cities, कि हमें भी we also need to make Mumbai like Miami. So what do you think? What's the main difference कि ये term, and why is this term a problem? मैं ग्लोबल एज सच टर्म को प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ, बट शायद मुझे चैलेंजेस और एस्पिरेशंस मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं ग्लोबल सिटी को देखता हूँ। शायद हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं? हमारे चैलेंजेस मेन है इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, चाहे आप इंटरनेट ले लीजिए, और हाउसिंग इज अ बिग एलिफेंट इन एवरी सिटी, और वर्क स्पेस रिलेटेड, कम्यूट के लिए कितना टाइम है,
रिक्रिएशन, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स एमिनिटीज कितनी हैं। तो हम इन बारे में इंडिया में एस्पिरेशंस हैं कि हमें ग्लोबल सिटी बनना चाहिए। राइट। चाहे आपने मियामी का मेंशन किया या 20 साल पहले मुंबई में ये डिस्कशन चल रहा था कि मुंबई को शंघाई की तरह बनाएंगे हम। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो शहर कैसे डेवलप हुए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी एमिनिटीज हमें उस तरह बन जाना है। तो इसको मैं एस्पिरेशन देखता हूँ कि हमें ग्लोबल सिटी में क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे चैलेंजेस भी हैं ग्लोबल सिटीज के बारे में। हम आइडेंटिकल नहीं बन सकते हैं उन सिटीज की तरह। वो सिटीज के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, अलग टाइम जोन में। आप यूरोपियन सिटीज को ले लीजिए, अमेरिकन सिटीज को ले लीजिए, उन्हें लंबा एक टाइम फ्रेम मिला है, 200 ईयर्स 250 ईयर्स अपने को डेवलप करने का। और हमारे यहाँ सिटीज रिलेटिवली यंग हैं, हार्डली 50 ईयर्स ओल्ड सिटीज। आप कुछ बड़े शहरों को छोड़ दीजिए जो ब्रिटिश टाइम से डेवलप होते रहे, स्पोर्ट सिटी, चाहे कलकत्ता था, अभी कोलकाता है, या बॉम्बे आपकी मुंबई है, या आप मद्रास अभी चेन्नई है, और दिल्ली कैपिटल था पॉलिटिकल। तो ये शहर भी एक पर्पज सर्व कर रहे थे। हम लोग फीडर सिटीज की तरह थे जो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे या जो उन्हें जरूरत थी। तो इवन इन शहरों को मैं देखता हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये इंडिपेंडेंट बड़े शहरों की तरह इंडिया के लिए डेवलप होना शुरू हुए। तो ग्लोबल सिटी अगर हम देखना चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएं, आइडेंटिकल तो नहीं होगा। रीजन उन सिटीज को लंबा टाइम मिला डेवलप होने का, और हमारी एस्पिरेशन है कि हम कम टाइम फ्रेम में बन जाएं। एक तो मैं ये डिफरेंस देखता हूँ कि हमारे ग्लोबल सिटीज अलग होंगे। एक तो टाइम फ्रेम की वजह से, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, और तीसरी बात जो मैं देखता हूँ सिटी में पॉपुलेशन का चैलेंज, माइग्रेशन, यंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत है, केवल सिटीज में नहीं, रूरल एरियाज में भी। और सिटीज को केवल लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं जानते हैं इंडिया में। सिटीज अभी एक एस्पिरेशन का डेस्टिनेशन है कि अपनी लाइफ बनाने का। तो माइग्रेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो जो हम एमिनिटीज बनाएंगे ग्लोबल सिटीज के लिए, वो कैसे नए जो मेंबर सिटीज में आएंगे उनको कैसे एकोमोडेट करेंगे। तो मैं ग्लोबल सिटी के डिस्कशन को ऐसे नहीं देखता हूँ कि ये रॉन्ग डिस्कशन है, रॉन्ग फ्रेमिंग है। ये सही है, बट हमारा ग्लोबल सिटी हमारे कॉन्टेक्स्ट में होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। हम मिमिक नहीं कर सकते हैं। That's the main thing. I think people don't differentiate about that कि सबका references point वही है। And I think now we are at this stage कि we should look into ourselves कि हम क्या कर सकते हैं better। जी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। अभी इस पे डिस्कशन आपने बोला जैसे पब्लिक के बीच में, जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोगों को इंटरेस्ट है कि हम जिन शहरों में रहते हैं वो शहर कैसे बेटर हो। बट प्लानिंग लेवल पर और एकेडमिया में भी ये डिस्कशन आज से नहीं, लगभग 30-40 सालों से पॉपुलर हो रहा है कि जो शहर यूरोप में, अमेरिका में डेवलप हुए पहले, और उनके बारे में लिखने वाले काफ़ी लोग हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी लोग लिखते रहे, बट शहरों के बारे में राइटिंग बहुत पॉपुलर हो गई। सोशियोलॉजी में जियोग्राफर्स लिखने लगे, अर्बन प्लानर्स, आर्किटेक्चर, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी फर्म्स जो कॉर्पोरेट रियल स्टेट फर्म्स को बताते हैं कि इस एरिया का फ्यूचर क्या है। तो सब लोग बात करने लगे। तो एकेडमिया में भी कई डिसिप्लिन में बातचीत हुई कि जो अमेरिकन सिटी के बारे में फ्रेम्स हैं, मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, जैसे वो समझते हैं सिटीज के चैलेंजेस को, सजेशंस देते हैं पॉलिसी लेवल पे। जैसे आपने अर्बन पॉलिसी का मेंशन किया, सिटीज को कैसे एफिशिएंट बनाएं, फ्रेंडली बनाएं, एस्थेटिक। अभी तो नई चीजें आ गई हैं कि केवल एस्थेटिक नहीं, अभी हम इमोशनल सिटीज की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव सिटीज की बात कर रहे हैं।
What are they exactly, like emotional or creative? इमोशनल सिटीज के बारे में लोग जब सोच रहे हैं कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, Right. जॉब है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेट है, बट लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। Oh, इमोशनल बॉन्ड्स बहुत थिन है। right. हैं भी तो बहुत, आप समझिए, प्रोफेशनल है, Virtual, हाँ। ट्रांजैक्शनल है, Right. या फैमिली में भी लोगों के पास वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना है कि सफिशिएंट टाइम नहीं दे Right, पाते हैं। right. तो लोग बातचीत कर रहे हैं कि इमोशनल सिटीज, इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। Oh, फास्ट इंटरनेट स्पीड तो है, फ्लाईओवर्स हैं, मेट्रोज हैं, लेकिन हमारे पास वो इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। okay. इसीलिए अब बात हो रही है इमोशन सिटीज सेंसिटिव भी होनी चाहिए, Sensitive भी होनी चाहिए। कम्युनिटी This is नेटवर्क a very होना new चाहिए, thing I- नेटवर्क I've होना read चाहिए। about. और उसी तरीके से क्रिएटिव सिटीज की बात हो रही है, क्रिएटिव आइडिया, जैसे हम लोग ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो सिटीज को ही एक स्पेस माना जाता है। Right. आप देख लो हिस्ट्री उठा के किसी भी कंट्री में, अभी हाल फिलहाल पिछले 200 सालों में अधिकतर इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी सिटीज में हुए हैं। Of course. तो लोग उसी तरीके से देख रहे हैं कि सिटीज को केवल बिजनेस सेंटर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, केवल सर्विस सेंटर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सिटीज क्रिएटिव भी होनी चाहिए। Creative भी होनी जो यंग पॉपुलेशन है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, उन सब के लिए सिटीज को ऑफर करना चाहिए। सिटीज क्रिएटिव भी होना चाहिए। बीच में एक डिस्कशन चला था, सिटीज आर we can say engine of growth, economic growth, Okay, right. engines of economic growth। Right. तो ये सब कन्वर्सेशन जो हो रहे हैं सब इसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी कोई ये बातचीत नहीं कर रहा है कि सिटीज इंजिन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने चाहिए। Right, right. लेकिन सिटीज और क्या क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, Right. चाहे वो इमोशनल सिटीज हैं, चाहे क्रिएटिव सिटीज हैं। तो ये सब बातचीतें आगे बढ़ी है। और वापस जाते हुए जब आपने पूछा कि ग्लोबल सिटीज के हम अमेरिकन या यूरोपियन सिटीज के बेसिस पे इंडिया में ग्लोबल सिटीज क्यों नहीं बना सकते हैं, तो एकेडमिया में भी जो पिछले 30-40 सालों में कन्वर्सेशन हुआ, केवल इंडिया में नहीं, साउथ एशियन सिटीज में, अफ्रीकन सिटीज में, उन्होंने बोला हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारा टाइम फ्रेम अलग है, हमारे अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, Right. पॉपुलेशन, एजुकेशन, So many factors. यस। तो एक कन्वर्सेशन आया सिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ। Global South. यस, जो भी आप देखेंगे अधिकतर यूरोपियन सिटीज, अमेरिकन सिटीज वो नॉर्थ में, ग्लोबल नॉर्थ में लोकेटेड Right. है। Right. और आप ग्लोबल साउथ के सिटीज आप एशिया में ले लीजिए, अफ्रीका में ले लीजिए, चाहे साउथ अमेरिका में ले लीजिए, ब्राजील। फिर एक कन्वर्सेशन चल निकला एकेडमिया में भी, और जो लोग भी सोचते हैं सिटीज के फ्यूचर के बारे में, कि ग्लोबल सिटीज के प्रॉब्लम्स को हमें नए तरीके से देखना चाहिए। नए तरीके से मतलब जैसे इंडिया में इंडियनाइज तरीके से, Okay. कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे समझ सकते हैं सिटीज को प्रॉब्लम से, और हमारे सॉल्यूशंस भी जो होंगे इंडिया सेंट्रिक होंगे। तो हमें एक मॉडल की जरूरत नहीं है यूरोप या अमेरिकन Right. सिटीज के। So we तो कैसे कर सकते, like how can we elaborate on this, like अगर एक मॉडल होता है तो you have a set pattern, right? तो फिर हम कैसे, किस बेसिस पे कर सकते हैं इंडियन ये स्टैंडर्ड्स में? काफी Nuanced conversation. चैलेंजिंग सवाल है आंसर करने के लिए। एफर्ट शुरू हो गए हैं, Okay. और For example, हमारे लिए like- बेस लाइन जैसे आप देख लीजिए डेवलपमेंट प्लान्स, Okay, development. जो सिटीज के Infra. डेवलपमेंट प्लान्स बन रहे हैं, Right. उसमें जब आप जाओगे, जब तक हम लोग वेस्टर्न या अमेरिकन मॉडल डेवलपमेंट प्लान्स के फॉलो करते थे, उसमें ज़्यादा फोकस जो हम लोग बात करते हैं उन शहरों में, यूरोपियन अमेरिकन डाउनटाउन, Right. Downtown cities. हाँ. इकोनॉमिक सेंटर, Right. जिससे वो बोलते थे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हाँ. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड Right. होती थी, लोग वहाँ पे आकर काम करते थे, और शाम को पॉपुलेशन उनकी ज्यादा नहीं है तो कुछ नेबरहुड में रहने के लिए वापस Right. चले जाते थे। अब आप देख लीजिए मुंबई जैसे शहर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पॉसिबल नहीं है, केवल एक सेंट्रल Right. बिजनेस Right. Of डिस्ट्रिक्ट course. Of course. इन
आप देख लो, जब टेक्सटाइल मिल का टाइम था, मुंबई का दौर था 1970s 80s में, तो वर्कर्स उसी एरिया में रहते थे, राइट, ऑफ कोर्स। गिरी गांव और बाकी कमला मिल्स कंपाउंड के आसपास, हाँ, दादर राइट, एरिया में। लेकिन अभी आप देखिए कि मुंबई जैसे शहर में केवल एक बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, बीकेसी में है, कोपर खैरने में है, सर्विस सेक्टर के लिए आपको भिवंडी में है जो राइट, सप्लाईज हैं। तो अभी एक डिस्पर्स्ड, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, Dispersed हमारे है। पास पॉपुलेशन इतना है, सारे वर्कर्स एक एरिया में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए देखिए, ये एक इनोवेशन हुआ है कि कैसे एक इतने बड़े पॉपुलेशन को आप कैटर करेंगे। राइट, सब लोग एक ही जगह काम करने जाएंगे तो उनका कम्यूट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे डिस्पर्सन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मुंबई जैसे शहरों में, या कई दूसरे शहरों को आप उठा के देख ले, सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है, ट्विन सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसको मैं देखता हूँ इस नजरिए से कि ये बदलाव आया है इंडियन प्लानिंग में, और इंडिया की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए एक डिस्पर्स मॉडल, जिसमें लोगों का वर्क प्लेस और उनके रहने की जगह के बीच में डिस्टेंस घटाया जा सके। ओके, बट लाइक रिगार्डिंग दिस ओनली, मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि माइग्रेशन तो होता ही है एंड इट हैपेंस, सो डू यू फील कि मुंबई जैसे शहर में नाउ वी आर एट अ लाइक सैचुरेटेड पॉइंट कि अभी बहुत पॉपुलेशन हो गया है, मे बी मुंबई इज अ बैड एग्जांपल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक सिटी पे इतना स्ट्रेन डालना, डू यू फील इट्स गुड इन अ लॉन्गर रन, और यू फील कि दिस विल हैपन इवेंचुअली? दो तरीके से देखते हैं। पहले ये कि कैसे हो रहा है, और फिर ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसमें बदलाव आएगा। तो पहले कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक तो पहले जैसे आपने बोला कि सैचुरेशन हो गया है, तो मुंबई जैसे शहर को ही लेते हैं, जिस पे मैंने थोड़ा स्टडी भी किया और बाकी काफ़ी स्टडीज़ हैं। एक मुंबई सिटी पे जो अर्बन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1990 से अर्ली 1990 से एक सीरीज निकाली है, पुस्तकों की सीरीज, बुक्स मुंबई सिटी पे। एलिस थॉर्नर और एक काफ़ी फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं सुजाता पटेल, ये दो लोग एडिटर थे वो बुक सीरीज के। अभी जो उसका बॉम्बे मुंबई, सो अभी जो लेटेस्ट उस सीरीज में बुक आई है 2023 में, उसके 3 एडिटर हैं, सुजाता पटेल, डी पार्थसारथी एंड जॉर्ज जोट्स, 3। और उस पुस्तक का मैंने बुक रिव्यू भी किया, पब्लिश किया। उसमें एक आर्टिकल है, वो एडिटेड बुक है, और इसमें आर्टिकल है, और उस एक ऑथर ने, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, उन्होंने जो आप बात बोली उसके बारे में क्या कि मुंबई में जो माइग्रेशन है वो आप 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। जो पहले का शहर था पुराना, जैसे आप टेक्सटाइल मिल, दादर एरिया या साउथ मुंबई ले लीजिए, उनमें जो आपने बोली वो बात सच है। डिक्लाइन हो रहा है, नए माइग्रेंट्स नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे उतनी उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं तो रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग की क्राइसिस है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस स्टडी में उन्होंने ये भी पाया कि जो नए शहर के इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, चाहे वो कोपर खैरने हुआ, भिवंडी हुआ, वसई विरार एरिया हुआ, थाने हुआ, या नावी मुंबई हुआ, यहाँ पे माइग्रेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे माइग्रेशन रेट पॉजिटिव में है, और वहाँ पर उस पुराने शहर में स्टैग्नेट हो रहा है। अगर नेगेटिव में नहीं पहुंचा है तो नए माइग्रेंट्स नहीं आ रहे। तो फिर अगर इस तरीके से देखें कि केवल मुंबई में माइग्रेशन कम हो रहा है तो चीज सही नहीं है। लेकिन जो पुराने स्पेसेस थे, जो टेक्सटाइल एरा में सबसे ज्यादा जॉब देते थे, वहां पे घट रहा है। और जो नए सेंटर्स हैं, नए पॉकेट्स हैं, जिन्हें आप बोल सकते हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, वहां पे माइग्रेशन अभी बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग। तो अब इसी चीज से आगे बढ़ाते हुए आपके दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, जैसे आपने बोला कि ये घटेगा या बढ़ेगा। तो मेरी समझ है, इन माय अंडरस्टैंडिंग, लोग शहर देख के शायद डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि यहाँ माइग्रेशन करना चाहिए। ये भी काफी उनका इंटेलिजेंट कैलकुलेटेड डिसीजंस है। वो देख रहे हैं ये शहर
या विद इन दैट सिटी हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकता है हाउसिंग के लिए। कुछ लोगों को जॉब ठीक रहता है लेकिन हाउसिंग की क्राइसिस की वजह से वो शहर छोड़ देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है उनको उस जॉब में। तो जैसे हमने देखा कि चाहे वो थाने एरिया हुआ या कुफर खैरने हुआ, जो नए बिजनेस भिवंडी या वसई विरार एरिया, तो जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं अब वो केवल मुंबई शहर देखकर नहीं आ रहे हैं, विद इन मुंबई सिटी जो स्पेस उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सकता है वो देख के आ रहे हैं। शायद यही ट्रेंड आप दूसरे शहरों में देख लीजिए, चाहे पुणे हुआ, इंदौर हुआ, और जो जिन्हें हम टियर 2 सिटीज बोलते थे उनमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देख लीजिए, उनमें माइग्रेशन बढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा देख के हमारे दिमाग में एक एजम्पशन आ जाता है कि मुंबई जैसे शहर में माइग्रेशन घट रहा है। राइट। बट मुंबई एज ए टोटल आप देखिए शायद माइग्रेशन नहीं कम हो रहा है, बट जो पुराने कन्वेंशनल सेंटर्स थे जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स काम करते थे, वहाँ पे अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन शहर के जो एक्सपेंडेड पार्ट्स हैं वहाँ पे माइग्रेंट्स अभी दे कंटिन्यू टू माइग्रेट। ओके, सो लाइक यही क्वेश्चन को लेके मैं एक फॉरवर्ड, अभी नाउ वी आर प्लानिंग अ थर्ड मुंबई सिटी, नैना जिसे कहते हैं, जैसे आई सी इन नवी मुंबई, सो अभी थर्ड मुंबई बन रहा है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? लाइक ये प्रॉपरली इकोनॉमिक टर्म है या जहाँ पे बस सेटलमेंट के लिए करना है, और पीपल आर जस्ट गवर्नमेंट प्लान कर रही कि और पॉपुलेशन डिस्पर्स हो जाए, जैसे मुंबई पे जितना ये बहुत सारा जो बोलते हैं कि बहुत सैचुरेटेड हो गया, बहुत सारे क्राउड, तो उसका वो भी एक फैक्टर है मेकिंग अ न्यू सिटी, लाइक पॉपुलेशन थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। वेरी मच। और केवल मैं ये नहीं देखता हूँ कि केवल पॉपुलेशन डाइवर्ट करने के लिए एक नया शहर न्यू इकोनॉमिक उसके जैसे आपने पॉपुलेशन बोला, इकोनॉमिक बोला, और अब सिटीज देख लीजिए, जब हमारे दिमाग में सिटी वर्ड आता है तो हम बहुत एक सिटी सोचते थे। हाँ, शायद उस समय में बदलाव आ रहा है। अब आप देख लीजिए, जिस तीसरे शहर के आपने जिक्र किया उसमें जिसके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूज़पेपर और दूसरे सोर्सेस से, उसको आप एक थीमेटिक सिटी की तरह भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है वो मुंबई का एजुकेशनल सिटी होगा। अच्छा, जैसे आप देखिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कई बार मेंशन किया, कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया जा रहा है। तो शायद फ्यूचर केवल मुंबई सिटी का नहीं, बाकी कंट्री में दूसरे भी सिटीज का फ्यूचर ये होगा कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर नहीं, पॉपुलेशन डिस्पर्स करने के लिए नहीं, हम एक सिटीज को स्पेशलाइजेशन भी देना चाहेंगे कि सिटीज उन चीजों के लिए जानी जाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का मानना है कि मुंबई एक एजुकेशनल सेंटर बनना चाहिए, इंडिया का नहीं ग्लोबली बनना चाहिए। तो उस नजरिए से अब हमें देखना पड़ेगा कि जो सिटीज विद इन सिटीज, न्यू सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं, उनका एक अपना पर्पज होगा। तो हम केवल क्राइसिस को कम करने के लिए सिटीज नहीं बना रहे, शायद हम अपने को ग्रो करने के लिए सिटीज बना रहे हैं, और साथ में वो प्रोसेसेस भी चलेंगी। जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों का पॉपुलेशन, वर्क स्पेस और उनका घर नजदीक होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। बट हमें इस नजरिए से देखना चाहिए जो है कि थीमेटिक सिटीज। और अभी मैंने एक और सिटीज, और जो नई सिटीज बन रहे हैं, अब अगर आपको इंटरेस्ट है केवल सिटी में रहने में या देखने में, दो सिटीज का मैं और जिक्र करूंगा। एक न्यू रायपुर है छत्तीसगढ़ में। तो जिस तरीके से वो एक थीम पे बना रहे हैं शहर के अलग अलग हिस्से, गवर्नेंस के सारे बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस जुडिशरी के एक जगह पे होंगे, और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हब एक तरीके से होंगे, तो जिससे कि यस प्लान। और दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा अमरावती सिटी का, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी है। और उस सेंस में जैसे जहां से हमने कन्वर्सेशन शुरू किया, ग्लोबल सिटी, तो उस ग्लोबल सेंस में वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि थीमेटिक सिटीज होंगी। जैसे हेल्थ के लिए पूरा एक एक्सक्लूसिव सिटी विद इन सिटी होगा, गवर्नेंस के लिए मंत्रालय हो गया,
जुडिशरी के ऑफिसेज हो Okay. गए, ये सब एक पार्ट में होगा, एक एजुकेशनल हब होगा वहाँ पर, इस तरीके से। अब उनको ये प्रिविलेज है कि वो इस तरीके से थीमेटिक कर सकें, क्योंकि अमरावती को आप एक नया कैपिटल डेवलप कर रहे हैं, नए of स्टेट के course. लिए। मुंबई के पास वो प्रिविलेज नहीं है। नहीं है। हमें जो एग्जिस्टिंग सिटी का हेरिटेज है उसको साथ में रख के या जैसे डेवलप किया है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इन्हीं ट्रेंड्स के साथ आगे बढ़ेगा। जैसे आपने जिक्र किया कि मुंबई में एक और नया सिटी आया, और आई एम नॉट सरप्राइज कि आने वाले टाइम में ऐसे कई और सिटीज मुंबई में आए, और वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। So it's a good thing. इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड आई सी, बिकॉज इट विल गिव नॉट बेनिफिट टू अस मुंबई सिटी, बट पूरे कंट्री को। शायद हम लीडरशिप लेने की पोजीशन में होंगे जब हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा। So regarding जैसे आपने mention किया कि we are planning to make Mumbai the new Mumbai educational hub. So do you feel कि हम कभी like when I see Harvard, तो Harvard has its own environment, own culture. तो वैसे कभी हमारे यहाँ पे भी हो सकती है यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट सेइंग कि मे बी फॉरेन से आ सकते हैं, मे बी वी कैन बिल्ड समथिंग लाइक दैट जहाँ पे वी विल हैव लाइक फ्रेटर्निटी जैसे वहाँ पे होता है। डू यू फील लाइक इंडिया में वो अडॉप्ट कर सकते हैं सिस्टम एज अ कॉलेजिएट सिस्टम? काफी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। और फिर एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं कि हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस बन जाए। एक चीज का आपने जिक्र किया कि फ्रेटर्निटी या कॉलेजियलिटी, वैसा एजुकेशनल वर्क कल्चर लाना। और अब देखिए चेंजेस इंडिया में शुरू हो रहे हैं, केवल डिसीजन मेकिंग लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट नहीं, जो एजुकेटर्स हैं, जो एकेडमिक में हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं सोसाइटी की ग्रोथ में, यंग लोगों की ग्रोथ में, वो कन्वर्सेशन आगे शुरू हो गया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लाना है। और जैसे आपने बोला कि हम लोग हार्वर्ड की लाइंस पे वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड ला सकते हैं कि नहीं। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इंडियन यूनिवर्सिटीज में कि अभी हम लोग सिर्फ हार्वर्ड या यूके यूनिवर्सिटीज को नहीं देख रहे हैं। हमें वो भी देखना चाहिए कैसे चाइना में यूनिवर्सिटीज ने, या जापान में, या सिंगापुर में यूनिवर्सिटीज ने अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया पिछले 20-30 सालों में। एक कोई मैं नहीं मानता कि वो अल्टीमेट स्टैंडर्ड है, बट एक यूनिवर्सिटीज को रेट करने की संस्था है QS रैंकिंग, तो उसके बारे में बार बार इंडिया में जिक्र होता है। अभी उसकी 2027 की QS रैंकिंग निकली है। और इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। जो टॉप 100 के बाद शुरू होते हैं। IIT मद्रास सबसे इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी है, कुछ 110 से 120 के बीच में। फिर IIT बॉम्बे है, और इंडिया के 2-3 और IITs हैं, और कुछ और संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फिर ये डिस्कशन आ जाता है। जैसे आपने बोला हार्वर्ड, हम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बन पा रहे? बिकॉज मेरा और फर्दर पॉइंट है, बिकॉज व्हेन आई सी हार्वर्ड तो आई सी अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स ओनली। मैं वहां पे भी इंडियंस ही ज्यादा देखता हूँ, एंड दे आर मेकिंग दैट इंस्टीट्यूशन, राइट? पीपल आर मेकिंग द इंस्टीट्यूट, नॉट द इंस्टीट्यूशन मेकिंग पीपल। तो मैं वही सोचता हूँ कि व्हाई नॉट, लाइक हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई फील वेरी मच हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि ये कन्वर्सेशन हो रहा है कि हम वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने बोला कि इमिग्रेंट्स हैं, और इमिग्रेंट से मुझे एक और चीज याद बात आई कि अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी स्टडीज आ रहे हैं कि हार्वर्ड लोग केवल क्लासरूम या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि हार्वर्ड को एक लोग बड़ा क्रेडिबल ब्रांड की तरह देखते हैं। तो दुनिया भर से जाके जो इमिग्रेंट जाते हैं उन्हें अपने कंट्रीज में जॉब्स मिलती हैं। लेकिन एक ये भी पॉइंट आ रहा है कि हार्वर्ड इतना पुराना संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, कि उसका नेटवर्क एल्यूमनाई इतना स्ट्रांग है कि जो लोग 2-3 जनरेशन से ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेड पोजीशंस में रहे, तो उन्होंने भी क्रेडिबिलिटी दी है जो नए यंग स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक चैलेंज ये भी आएगा इंडिया में, जो यूनिवर्सिटीज ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाना चाहते हैं कि जर्नी थोड़ी लॉन्ग होगी।
आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप फैकल्टी फॉरेन ट्रेंड या इंडिया में ट्रेंड हायर कर लेंगे, आप वो क्लासरूम टीचिंग, पेडागोजी सब ले आएंगे, बट जो स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जब वो इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, जॉब मार्केट में जाएंगे, जब वो चीज़ें अकॉम्प्लिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, तो वो भी फैक्टर काम करेगा इन यूनिवर्सिटीज़ का क्रेडिबिलिटी बढ़ने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ने के लिए। हार्वर्ड केवल क्यूएस रैंकिंग की वजह से मशहूर नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स, तो मुझे लगता है समय लगेगा, लेकिन जैसे आपने बोला काफ़ी डिसीजन मेकिंग लेवल पे, एकेडमिया पे, इस पे चीज़ें चल रही हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने कि कैसे हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल लेवल पर लाएं। सो इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक पीपल आर, मतलब वो चल रहा है प्रोसेस, डेफिनेटली, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। हम सब लोग, हम अपने काम में एक बेंचमार्किंग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा करें, जो भी काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज भी एक, अगर हम देखें एंटिटी की तरह, इंडिविजुअल की तरह, तो उनके अंदर भी डिजायर है कि हमें भी अच्छा करना है, हमें एक मिड रेंज मीडियोकर यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं एग्जिस्ट करना है। राइट, एंड ऑल्सो आई नीड टू लाइक डिस्कस अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। लाइक क्लाइमेट चेंज भी तो बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आई नो, बट आई फील एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रिलेवेंट है, जो मैं अभी बीच में पढ़ रहा था। लाइक चाइना ने बहुत अच्छे से क्लाइमेट चेंज को डील किया। लाइक इवन द बीजिंग सिटी भी बहुत पोल्यूटेड थी, मैंने देखा था, बहुत सारे पिक्चर्स भी देखे। एंड नाउ यू सी लाइक इंडिया में भी बहुत इशू है, वैसे हम देखते हैं कि पोल्यूशन तो बहुत ही बढ़ते जा रहा है, एंड वी आर नॉट सीइंग लाइक, जैसे पहले लोग कंपेयर करते थे, भाई मुंबई बेटर है, बट नाउ आई फील कि एवरीथिंग इज सेम। तो व्हाट डू यू फील कि लाइक व्हाट डिड चाइना डू राइट इन दैट सेंस? वेरी इंटरेस्टिंग, आपने जो बात बोली कि आप 10 साल पीछे ले लीजिए, चाहे विंटर्स में फॉग का क्वेश्चन था, तो बीजिंग, दिल्ली ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड पे आते थे। तो और मैं क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन को सिटीज से सेपरेट करके नहीं देखूंगा, हमें देखना भी नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला कि चाइना ने क्लाइमेट चेंज डील करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए, और सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स लिए, और इंडिया में शायद हम लोग वो अपनी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे हैं। एक इनिशिएटिव मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लासरूम में एज ए केस स्टडी देता हूँ पढ़ने के लिए। जैसे देखिए रेन वाटर हुआ, केवल मुंबई नहीं, अर्बन फ्लड का कॉन्सेप्ट आ गया है कि लास्ट ईयर, अब चाहे चेन्नई को देख लीजिए या मुंबई, अर्बन फ्लड। जब मानसून आता है तो ड्रेनेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेन नहीं कर पाता है सरप्लस वाटर, तो वाटर लॉगिंग हाउसेज में, रोड्स पे पूरा हमारा ट्रैफिक सिस्टम चोक हो जाता है। लेकिन चाइना ने एक बीजिंग सिटी या दूसरे शहरों ने क्या किया, जैसे हमारे यहाँ मुंबई में बात होता है कि मैंग्रोव्स हैं, और मैंग्रोव्स दे एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियली हर सिटी के बाहर स्पंजेस बनाए हैं, स्पंज सिस्टम। तो और वो आप बोल दीजिए कि वो आर्टिफिशियल लेक्स हैं हर सिटी के बाहर, हर पॉकेट्स में, एंड देन दोज वाटर बॉडीज just accommodate excess water. And with that initiative they are dealing with problem of urban floods. जो उनके यहाँ रेन वाटर है, वो इशू उन्होंने एक ये एग्जाम्पल है। तो अब नॉट नेसेसरली हमें वैसे ही करना पड़े, अडॉप्ट करना पड़ेगा, बट मानसून रेन्स आर ए बिग चैलेंज इन मेनी सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई। तो हमें भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जैसे चाइना ने लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में, और चाहे बहुत से शहर आगे बढ़ रहे हैं, आप सिंगापुर को देख लीजिए, अर्बन गार्डनिंग, की चीजें शहर को विद इन शहर। Sorry to cut you, but is it fair to compare it with then Singapore also, because Singapore is a much smaller economy, like in term of size actually, क्योंकि चाइना के I feel कि they are almost the same, like area wise and all, but just I feel कभी-कभी we have to be like very specific कि हम चाइना के साथ ही कंपेयर सकते हैं। जरूर, नॉट नेसेसरली केवल हम चाइना से करें क्योंकि वो बड़ा स्केल पे हैं, हम बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट सिटी से भी सीख सकते हैं।
जैसे आपने बोला पॉपुलेशन स्केल, उनके चैलेंजेस मुंबई जैसे नहीं है सिंगापुर के, right. उसके बावजूद हम कुछ इनिशिएटिव्स We can, हाँ, we can take Obviously, as a obviously. template, Obviously, चाहे obviously. अर्बन गार्डनिंग का एक मैंने जिक्र किया, Okay. लेकिन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, Right. जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना यूज करना, Right. या आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ स्पेसेस वहाँ के इनिशिएटिव्स को ग्लोरीफाई करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज पब्लिक स्पेसेस में एक्सेसिबल हैं, तो लोग वाटर बॉटल्स पे डिपेंडेंसी कम है। Of course. आप बॉटल कैरी कर रहे हैं, आप पानी भर के पी सकते हैं। तो शायद क्या हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा होगा मुंबई जैसे सिटी में, बट just anyone who can open the tap and drink the water, क्या उस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ पाएंगे, या कोई दूसरा इस टाइप का ऑल्टरनेटिव हो सकता। तो ये सब चीजें हम लोग सीख सकते हैं, वो चाहे इजिली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी हो या किसी भी कंजम्पशन में जिसमें हम लोग प्लास्टिक यूज या रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा सिंगापुर किसी और भी शहर से देखा जा सकता है सीखने के लिए। राइट। आपने ऑफ रिकॉर्ड वी वर टॉकिंग एंड यू मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट, लाइक ऑर्गेनिक। आपने बोला था कंज्यूमरिज्म, जो हम बोलते हैं कि 2%, आपने बहुत एक, आप जरा उसके बारे में इलैबोरेट कर दीजिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे हमने क्लाइमेट चेंज और सिटीज को साथ में देखा, राइट, और बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। केवल हमारे मुंबई सिटी के लिए नहीं, केवल हमारे कंट्री के लिए नहीं, बट पूरी दुनिया के लिए। और फिर मैं वही देखता हूँ कि मिसमैच है। जिन सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं इतनी उम्मीद से कि शायद ये क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को सॉल्व कर देंगे, उस बारे में मैं जिक्र कर रहा था, शायद वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना पॉपुलर है कि शायद यही फ्यूचर है। और स्पेशली अर्बन मिडिल क्लासेस में लोगों का बहुत इसकी तरफ इंटरेस्ट है, इंक्लाइंड है कि सबको ऑर्गेनिक फूड ही खाना चाहिए। और मिडिल क्लास में लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें जानकारी है ऑनलाइन कहाँ ले सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में जा सकते हैं। लेकिन जब आप उस पर कई स्टडीज हैं, आप पाएंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ग्लोबली, वो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का केवल 2% है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, 2%, 3% हो सकता है, बट 2 to 3% है ग्लोबल टोटल फूड प्रोडक्शन का। तो आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक फूड कंजम्पशन ग्लोबली केवल 2 to 3% लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और लेट अस अज्यूम मोर पीपल हैव मनी, वो ऑर्गेनिक फूड खरीदना भी चाहते हैं, बट प्रोडक्शन 2 to 3% है। और उस प्रोडक्ट, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को शिफ्ट भी होना चाहेंगे तो कई चैलेंजेस हैं। पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्टिविटी यील्ड है वो कम है, और इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली ज़्यादा सप्लाई चाहिए फूड प्रोडक्शन का, वी कैन नॉट अफोर्ड टू कम डाउन विद द फूड प्रोडक्शन। एक चैलेंज है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो कन्वेंशनल फूड क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक फूड क्रॉप्स का यील्ड 10 to 20% कम भी हो सकता है। दूसरा मेजर चैलेंज है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कि जब एक फार्मर कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करता है, तो पहले 3 सालों तक उसके प्रोडक्ट को, भले सारे प्रोसेसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग की फॉलो की गई हैं, पहले 3 सालों तक उस प्रोडक्ट को कन्वेंशनल क्रॉप की तरह ही क्लासिफाई किया जाएगा, उसको ऑर्गेनिक फूड नहीं माना जाएगा। तो फार्मर्स के लेवल पे काफी चैलेंज है कि उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, उनका यील्ड ड्रॉप हो गया है, और 3 सालों तक उन्हें मार्केट में प्राइसेस वो मिल रही हैं जो कन्वेंशनल के लिए मिल रही हैं। तो छोटे फार्मर्स को इंसेंटिव भी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करने के लिए। और तीसरा चैलेंज है, उन फार्मर्स को ट्रेनिंग भी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और उन्हें सर्टिफिकेशन भी चाहिए ऑर्गेनिक फूड का, जो डेजिग्नेटेड संस्थाएं हैं, और फी पे करना। तो बड़े स्केल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा हो सकता है, बट इंडिया में अधिकतर स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके लिए काफी लंबा रास्ता है।
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है और वो लोन में जा सकते हैं। अगर इस चीज़ को भी गवर्नमेंट मदद करे, चैलेंज को ओवरकम कर लिया जाए, इनपुट को, फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए, तो तीसरा भी बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए। जब हमारी पैदावार यील्ड घटेगी क्रॉप्स की, तो हमें ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड लगेगा, उतना ही अमाउंट फूड प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब हमें नए एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा। तो फिर हम एक फुल सर्कल में आ गए। हम ऑर्गेनिक फूड पे इसलिए जाना चाहते थे कि क्लाइमेट चेंज से हम डील करेंगे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड जो हमारा सॉल्यूशन है वही प्रॉब्लम फिर बन जा रहा है। अगर हम फॉरेस्ट कट करेंगे तो पर्पस डिफीट हो गया। राइट, सो इट्स अ वेरी लूज सिचुएशन है, लाइक वी आर नॉट विनिंग। यस, इसीलिए कुछ आई वुड नॉट से लूज बट not ultimate solution. Ultimate solution. It could be more pragmatic. हाँ, more pragmatic. ये एक solution हो सकता है out of many solutions. Right. अभी देखिए, फिर इसके बारे में बातचीत चली कि जब ऑर्गेनिक फूड नहीं है सोल्यूशन, तो हम और क्या चीजें कर सकते हैं, स्पेशली बड़े शहरों के लिए, सिटीज लाइक मुंबई, जहाँ पे अधिकतर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स बाहर से ही होके आते हैं। तो उस बारे में काफी ग्लोबली भी ये डिबेट चल रहा है कि हमें लोकल फूड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। जैसे फूड माइल्स का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई रेस्टोरेंट में गया, मैकडी में या दूसरी जगह, आपने बर्गर खरीदा और उसमें हो सकता है जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज, अनियन, वो इंपोर्ट होके दूसरे कंट्रीज से आए हों, कोई स्पेन से आया हो, कोई दूसरे कंट्रीज से आया हो। तब सोचिए वो शिपमेंट में, चाहे वो फ्लाइट से आए हों या कार्गो शिप से आए हों, तो उसमें जो फ्यूल कंजम्पशन हुआ, आपके फूड को केवल प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, आपके टेबल तक पहुंचाने के लिए काफी ट्रांसपोर्टेशन लगा है। या हम लोग देखते हैं ये आलमंड्स कैलिफोर्निया से हैं या दूसरी चीज, तो फिर हमें लगता है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि कलेक्टिवली ये सबकी हेल्थ के लिए कैसा है, कितना डिस्टेंस इस फूड प्रोडक्ट्स में ट्रैवल किया है। तो उस पे अभी काफी बातचीत हो रही है, लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप उन फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए जो लोकली प्रोड्यूस हैं, आपके स्टेट में हों, जिनका ट्रैवल टाइम कम हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उनको इनकरेज करिए, उन फार्मर्स को प्रमोट करिए। वो भी उतने ही शायद अच्छे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जितने ऑर्गेनिक फूड है। या आप सीजनल फूड खाइए, चेरीज अगर आपके स्टेट में उस समय नहीं ग्रो हो रहा है, एक सीजन है, फार्मर्स ग्रो करते हैं, तो अगर आप इम्पोर्टेड चेरीज लेंगे तो फिर आप उस साइकिल में आ गए। फूड माइल्स, आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। और शायद हम लोग अपने को एक मैं बोलूँगा सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पेस में जीते हैं कि कुछ लोग इस पे काफ़ी बात होती है कि जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैवल करते हैं वेकेशन के लिए, काम के लिए, तो उससे काफ़ी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। राइट। और इंडिया जैसे कंट्री में रहने वाले लोगों का भी कार्बन फुटप्रिंट इक्विवेलेंट टू यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के हो जाता है, जिन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। राइट। तो और जो लोग ये फ्लाइट्स नहीं लेते हैं, वो शायद अपने इस कंफर्ट में जोन में रहते हैं कि हम कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं बढ़ा रहे। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जिनका फूड माइल्स ज्यादा है, तो आप उस जर्नी का हिस्सा हैं। आप कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इस कंफर्ट जोन में कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए वो एश्योरेंस नहीं है। तो आपको एक होलिस्टिक वे में अपने कंजम्पशन को, अपने लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा। सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस आल्सो। आपके रिसर्च के बारे में मुझे जानना है। आपने अंबुजवाड़ी में एक रिसर्च किया था, सो व्हाट वर द फाइंडिंग्स? आपने क्या देखा वहां पे? ह्यूमनिस्टिक साइड से हम लेट्स पहले फोकस करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट लाइक द लीगल स्टफ, और फिर वो इलीगल सेटलमेंट था, तो व्हाट वर द फाइंडिंग? देखिए, अंबुजवाड़ी के बारे में जो मैंने स्टडी किया, उसको मैं मुंबई जैसे शहर में या इंडिया के कई और शहरों में
उसे मैं बाकी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज में नहीं जाना। हाँ, उसे हम लोग इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बोलते ओके। हैं। मेरे समझ से अर्बन सोशियोलॉजिस्ट कई जगह देखते हैं कि जिनको सारे फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं राइट, हैं, राइट, और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स क्यों हैं, राइट, चाहे वो अंबुजवाड़ी हो या मुंबई में या यूरोप में उन्हें नेबरहुड्स बोलते नेबरहुड्स हैं, बोलते हैं, या ब्राजील में फवेला। favelas, राइट, तो हम देखते हैं कि उन सिटीज से उनका रिश्ता क्या है, एसोसिएशन क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ये इनफॉर्मल सेटलमेंट्स क्या कर रहे हैं शहरों राइट, में, क्यों राइट, हैं। तो जब आप देखने जाओगे, मैंने अपने पीएचडी फील्ड वर्क में भी पाया कि वो लोग शहर के लिए एक जैसे आपने बोला कि पीपल रिसोर्स हैं, हाँ, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो राइट, सिटीज के इंटीग्रल पार्ट हैं। वही लोग बहुत से ऐसे काम, चाहे डिलीवरी सर्विसेज हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हाउस हेल्प और मेड्स, सो जितने भी शहर को चलने के लिए काम होते हैं, फैमिलीज को, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए वो लोग रहते हैं, तो उनका एक कंट्रीब्यूशन है शहर के लिए। बहुत ही शहरों के बारे में, मुंबई शहर के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले संदीप पेंडसे ने लिखा, एक वर्ड कॉइन किया, मेहनतकश, जिसे टॉयलर बोल सकते हैं, कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं शहर को चलाने के लिए, मतलब डे टू डे बेसिस पे। तो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का वो रोल है, चाहे मुंबई सिटी में ले लीजिए। और आपने जो दूसरी बात की लीगलिटी या इलीगलिटी, उसकी जगह हम देखें पब्लिक परसेप्शन में भी देखिए, हमें उनकी जरूरत भी है, और शायद एक ऐसा समय आता है जब एज ए सिटी हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि बेस्ट पार्ट ऑफ आवर सिटी, तब शायद हम उन हिस्सों को नहीं दिखाना चाहते। और मैं मुंबई से थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जब मैं स्कूल में भी पढ़ता था तो मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, या उसके बाद बहुत बार्सिलोना ओलंपिक्स 1994 में हुए, वो स्पेन में ऑर्गेनाइज, स्पेन वाज द होस्ट और बार्सिलोना सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो इस तरह के इनफॉर्मल सेटलमेंट जो आपने जिक्र किया, मुंबई में एक जो मैंने स्टडी भी किया, जो थे, जो पूरे आप समझ लीजिए बार्सिलोना शहर को चलाते थे, लेकिन जब ओलंपिक्स में गेस्ट आए, स्पोर्ट्स पर्सनल आए हर कंट्री से, तो उन्होंने एक बैरियर वॉल बना दिया, क्योंकि वो अपने शहर को एक बेस्ट प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते थे कि हम एक अच्छे शहर हैं, स्टैंडर्ड शहर हैं। तो जिस तरीके से बार्सिलोना में हुआ, शायद वही चैलेंजेस या एंजाइटीज इंडिया के भी शहरों में है। केवल मुंबई नहीं, आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुआ था। तो शायद इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिली। तो इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का जो रिश्ता है वो सिटीज के साथ बहुत ही नीट क्लीन नहीं है, एक डिलेमा वाला रिश्ता है कि हमें उनकी जरूरत भी है, लव हेट या कह लीजिए कि सिचुएशनल है, कि हमें उनकी जरूरत भी है, और एक ऐसा समय आएगा कि शायद हमें लगता है कि हमें उनसे थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करनी चाहिए। तो शायद उन चीजों में जो आपने बोला कि इनफॉर्मल सेटलमेंट, तो ये था जो टेंशन है उन जो लोग वहां पे रहते हैं ऐसे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में। एक तो अधिकतर रूरल माइग्रेंट्स हैं जो आए हैं, एक वहां पे रहना एक कंपल्सन है कि एक ऐसे शहर में जहाँ पे वो रेंट पे करना, हाई रेंट शहर के दूसरे हिस्सों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज उनके लिए ये भी है कि एक कम्युनिटी नेटवर्क, जैसे वो लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं है, फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है बैंक पे, क्रेडिट कार्ड लोन नहीं ले सकते हैं, तो शायद वो ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, चाहते हैं जो उनकी कम्युनिटी या उनके ज्योग्राफिकल एरिया के आसपास आए हैं। तो आप बोल सकते हैं सोशल बैंकिंग, इंटरनल बोरोइंग, या जान पहचान, काम मिलना भी, तो चाहे वो रेंट हुआ या कोई बीमार पड़ गया, किसी का जॉब चला गया, इकोसिस्टम जिसे आप बोल सकते हैं। तो इन चीजों की वजह से लोग ऐसे सेटलमेंट्स में रहते हैं।
और हर चीज अच्छी नहीं है उनके लिए, क्योंकि जब उन्हें काम पे आना होता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रैवल करने का, काफी लंबा डिस्टेंस, कई बार ट्रांसपोर्ट मोड चाहे वो प्राइवेट शेयर्ड है, फिर चाहे पब्लिक बीएसटी बसेज हैं, फिर ट्रेन से लेके, तो डिस्टेंस जो हाउसिंग का काम करने की जगह है काफी ज्यादा है उनके लिए। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं है बच्चों के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और सबसे बड़ी चीज देखी मैंने कि उन नेबरहुड्स में जो लोग रहते हैं सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। शायद आपको, मुझे कभी इस चीज के बारे में नहीं लगा होगा कि किसी ने क्वेश्चन किया कि आप मुंबई के इस एरिया में रहते हैं, और किसी ने ऐसा आपको महसूस कराया हो, फील कराया हो कि अरे आप शहर में नहीं रहते हैं या बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा। बट एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है कि किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाना, किसी ऑफिशियल से बात करना, या किसी शॉप में भी जाना, शायद वो उनके अंदर भी एक डिजायर है कि उन्हें लोग क्वेश्चन ना करें, कि जज मत करें, जैसे हम बोलते हैं अरे आप यहाँ रहते हैं, और वो बोलते हैं कि जैसे ही वो बताते हैं कि वो इस जगह में रहते हैं, लोगों का बातचीत करने का नजरिया बदल जाता है। तो शायद उनके अंदर ये भी एक एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन है कि उन्हें भी शायद वो इज्जत मिले, डिग्निटी मिले, क्योंकि वो शहर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शहर का एक हिस्सा है। So like जैसे अमेरिका में you have housing projects, but it's a very racial term over there. जैसे अमेरिका में they say कि black लोगों के लिए they have built a housing projects city के दूर, but they can still commute. So do you think we can build something like that, or just it's not possible in India? इसको बहुत इजीली आंसर करना मुश्किल है। जो चीज आपने बातचीत की, क्योंकि आप मुंबई शहर को देख लीजिए, जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जिन्हें 1966 तक मास्टर प्लान्स बोला जाता था, और उसके बाद हम उन्हें डेवलपमेंट प्लान्स बोलते हैं। तो जो आपने बोला अफोर्डेबल हाउसिंग या पब्लिक हाउसिंग का जिक्र बहुत पहले से चला आ रहा है। शायद जब डेवलपमेंट प्लान्स बने 1966 ऑनवर्ड, सो हम हर डेवलपमेंट प्लान में ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात चलती है। जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट प्लान है जो 2034 तक चलेगा मुंबई शहर के लिए, 2018 में उसे अडॉप्ट किया गया, उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोविजन किया गया है, बातचीत है, होना चाहिए। और जैसे आपने अमेरिकन सिटीज का मेंशन किया, एक अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो आपने बोला कि उनको एक पॉकेट में बना देते हैं, घेट्टो जैसा हो जाता है, कि जो मिडिल क्लास है, जो वेल ऑफ लोग हैं, वो बेटर ऑफ एरिया में रहेंगे, डाउनटाउन अनदर, और वो जेंट्रिफाइड हो जाएगा। तो बट जैसे मैं देखता हूँ इंडिया, मुंबई में भी काफी एफर्ट्स हुए हैं गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कुछ फॉरेन कोलैबोरेटर्स भी प्रोविजंस रहे हैं। मैं उन पॉलिसीज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, जैसे एसआरए हैं, ये सब। बट आप देख लीजिए, जितना हम प्रोविजन कर पाते हैं हाउसिंग के लिए, गवर्नमेंट्स के चैलेंज ये है कि उससे कहीं ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें हाउसिंग का प्रोविजन मिले। तो ये चैलेंज है। मेजर चैलेंज ये नहीं है कि इंटेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो बनाना नहीं चाहते हैं, बट मिसमैच है। जितना गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, जितना वो कर सकते हैं, और जितना रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा है, तो शायद वो डिसअपॉइंटमेंट आता है जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है कि शायद गवर्नमेंट वहां तक नहीं कर पा रही, उतना नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए। बट वो एक मेजर चैलेंज है। जैसे आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, जिनको इस चीज की जरूरत है, वो कहीं वॉल्यूम वाइज कहीं ज्यादा है अमेरिकन या यूरोपियन सिटीज से। सर अभी अभी रैप करेंगे हम उसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस है, मेनली अराउंड मुंबई सिटी ओनली, कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी कि अभी मुंबई विल फेस अगर अराउंड 2030 2034 तक, जो चैलेंजेस मुंबई सिटी दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट,
मुझे वो जाननी है, क्या हो सकती है ऐसे बेसिक चैलेंजेस? तो हमको सबको पता है, बट ऐसे थोड़ा इन डिटेल मुझे जानना है। देखिए, मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं, और एक तो जैसे हमने थोड़ा बातचीत भी किया पहले, क्लाइमेट चेंज राइट, एक मेजर मेन चैलेंज चैलेंज। है कि मुंबई को अपने आप को एज ए कोस्टल सिटी तैयार करना पड़ेगा। राइट। कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं लो लाइंग एरिया में, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, चाहे प्लांटेशंस हैं या मैंग्रोव्स हैं राइट। या कोस्टल नो डेवलपमेंट जोन्स हैं कि जहाँ पे काम नहीं होना चाहिए, उनको कैसे मैनेज ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि शहर एक्सेस मानसून रेन हुआ या चाहे सी लेवल राइज को हम कंटेन कर पाएं, दूसरे शहर जैसे यूरोपियन शहर कर रहे हैं। तो हमें एंटीसिपेशन में चीज़ें करनी पड़ेंगी कि 20 साल 30 साल बाद क्या होगा, किन एरियाज पे ह्यूमन सेटलमेंट्स रहेंगे या कुछ एरिया सबमर्ज हो जाएंगे। राइट। तो केवल रूल रेगुलेशन की बात नहीं, केवल गवर्नमेंट्स की, जो लोग हैं उन्हें भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम फ्यूचर को देखते हुए कैसे करें। राइट। चाहे फिर पार्किंग रिलेटेड इश्यूज हों कि चाहे आप नई बिल्डिंग्स देखिए कि कई लेयर्स की अंडरग्राउंड पार्किंग वो क्रिएट कर रहे हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। और मैं देखूंगा केवल चैलेंज नहीं, होप भी है। चाहे आप देख लीजिए मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो से लेके बाकी चीज़ों में, जैसे कि ट्रैफिक डीकंजेस्ट हो सके शहर में, और क्लाइमेट चेंज के अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक होप देता है शहर को। और भी तो है, एक अच्छा ट्रेंड ये है कि शहर डीकंजेस्ट हो रहे हैं, मुंबई जैसे कि नए सिटीज आ रहे हैं, तब भी इतने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज सस्टेन करना, क्रिएशन एक चीज है, लेकिन सस्टेन करना पर 20-30 ईयर्स एक पूरी जनरेशन के लिए, मैं देखता हूँ वो चैलेंज रहेगा। कैसे नए सेक्टर्स डेवलप सिटीज करेंगे या एग्जिस्टिंग सेक्टर्स कैसे सरवाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज देते रहें। और दूसरी एक जो ह्यूमन लेवल पे भी मैं चैलेंज देखता हूँ कि सिटीज को अब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिटीज की ग्रोथ के लिए जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमने इमोशनल सिटीज की बात किया, कि वो भी एक चैलेंज रहेगा कि इतने भागदौड़ में सब लोग अपने प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट में ही लगे रहते हैं या इंडिविजुअल कंजम्पशन एंटरटेनमेंट में, कि आने वाले टाइम में हम एज ए बिग सिटी एक सपोर्ट सिस्टम भी कैसे डेवलप करेंगे, केवल फैमिली लेवल पे नहीं, नेबरहुड लेवल पे नहीं, बट एज ए सिटी, एक कम्युनिटी, एज ए सिटी सोसाइटी होता है। तो मैं ये भी एक चैलेंज देखता हूँ कि एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज है, क्लाइमेट चेंज, बट ह्यूमन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन सपोर्ट, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। मैं प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ, शायद अगले 20-30 सालों में उस पर भी हमें काफी ध्यान देना चाहिए। सो उसी रिगार्डिंग मुझे वही जानना था, डू यू फील लाइक, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है एज पीपल, जैसे मुंबई में भी देखे, वी आर मोर डिवाइडेड नाउ देन एवर। आई फील, ये मेरा, मुझे ऐसा हो सकता है, मे बी माई ओपिनियन इज डिफरेंट, बट डू यू फील ऐसा हो रहा है मुंबई में भी, वो एक नोशन आ रहा है कि वेरी, एज ए स्टूडेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, मैं इसे डिवाइडेड नहीं देखता हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि लोग अलग अलग हैं, मैं इसे बहुत आइसोलेशन नहीं बोलूंगा, बट इंडिपेंडेंट टेंडेंसीज बोलूंगा। और हम अभी देख रहे हैं, मुंबई पहले भी काफी इंडस्ट्रियल सिटी था, और मैं इस पे एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। ये प्रॉब्लम केवल मुंबई सिटी की नहीं है, और ये प्रॉब्लम रिसेंट भी नहीं है। मैं आपको कुछ 120 साल पुरानी जर्मनी के सिटीज का जिक्र करता हूँ। भले हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि वो थेरीज मॉडल्स काम नहीं करेंगे। एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिमेल, उन्होंने जर्मनी के शहरों के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया, और जो चीज आपने अभी जिक्र किया कि मुंबई के लोग कितने डिवाइडेड हैं, तो उस 120 साल पहले वो बोल रहे थे कि जर्मनी की सिटीज का 1903 में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उस आर्टिकल में वो बात कर रहे थे कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कम शब्दों में इस चीज को आगे रखा कि रूरल सोसाइटी में
लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है, Right. घर दूर दूर होते हैं, राइट, लेकिन सोशल डिस्टेंस कम होता है। लोग Right. एक दूसरे को जानते हैं, इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, प्रॉब्लम्स, लोगों के हैप्पीनेस, अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं। और उन्होंने बोला शहरों में क्या होता है, फिजिकल डिस्टेंस कम होता है बट सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। राइट, राइट, जो लोग मतलब सामने फ्लैट्स में भी रहते हैं वो भी शायद एक दूसरे को ना जानते हों, साल में ना मिलते हों। राइट, तो ये प्रॉब्लम केवल मुंबई सिटी का नहीं है और प्रॉब्लम ये अभी का भी नहीं है। नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये सिटीज के नेचर में है कि सिटीज इतना एस्पिरेशंस जनरेट कर देती हैं या इतना डिमांड करती हैं Right. आपके वर्क स्पेस में कि आपका जो लाइफ का टाइम है, अधिकतर टाइम या तो आप काम में हैं या तो काम से बचे तो आप अपने न्यूक्लियर फैमिली या अपनी ग्रोथ, अपने हैप्पीनेस, अपने एंटरटेनमेंट के लिए देना चाहते हैं। तो जो चैलेंज 120 साल पहले जर्मनी की सिटियों में ऑब्जर्व किया गया या देख रहे हैं, वही चीज हम लोग फिर देख रहे हैं। राइट, और मुंबई में भी, और इसका स्केल बढ़ा है। और दूसरी चीज है कि आप लोग ज्यादा एम्पैथी या सिंपैथी रख रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके, थैंक्स टू सोशल मीडिया। अब हमें एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है, राइट, कि केवल फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबरहुड में नहीं, कि शहर के दूसरे हिस्सों में भी मेंटल हेल्थ के क्या चैलेंजेस हैं या लोगों की सोशल लाइफ नहीं है। तो मैं इसको डिवाइडेड की जगह देखूंगा कि एक तो चैलेंज बढ़ा है, ओके, दूसरा इसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ा है। राइट, सोशल मीडिया ने बहुत कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें कि लोग जानकारी रख रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, क्योंकि किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम का स्केल या उसको डिफरेंट डायमेंशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं देखूंगा कि हमें एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। हर पर्सन को ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये दूसरे का काम है, यह गवर्नमेंट का काम है, काउंसलर्स का काम है, थेरेपिस्ट का काम है। ये एज ए काइंड ऑफ ए सिटी सबका, सब एक जैसे एक पूरी सोसाइटी का सपोर्ट होता है, तो everyone has to chip in with the contribution। राइट, कि हमें अपनी वर्क लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ के अलावा एक जो पब्लिक लाइफ है उसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। राइट, तभी शायद जो चीज आप बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंसेस हैं, जो डिवाइड है, वो शायद थोड़ा कम हो सकता है। एंड आई फील कि वो होगा। मैं भी काफी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जैसे जैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी, शायद हमारा पब्लिक जो इंटरफेस है वो बढ़ेगा। एंड आई थिंक कॉन्वर्सेशंस हेल्प। जितने कॉन्वर्सेशंस होंगे, डेफिनेटली वो तो शुरुआत है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। राइट। सो सर, दिस इज आवर एंडिंग नोट। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपका कैसा था एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में? इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? आई एम वेरी थैंकफुल, आपने मुझे इनवाइट किया। और एक मैं इसे पब्लिक फोरम में देखता हूँ बातचीत करने के लिए, और मुझे काफी अच्छा लगा। क्लासरूम या अपने डिसिप्लिन में कॉन्फ्रेंसेस में बातचीत करना, या पेपर्स के पब्लिकेशन के जरिए जाना, या कभी मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग्स भी अटेंड की हैं, तो उनमें एक अलग होता है। बट इस तरीके से इनफॉर्मल और एक पब्लिक, और जिस तरह के से क्वेश्चंस और मुद्दे आपने उठाए, और वो केवल एकेडमिक नहीं थे, केवल गवर्नमेंट के नहीं थे, वो हम सबको कंसर्न है हम लोग। और मुझे काफी अच्छा लगा ये बातचीत करके, और इस चीज का एश्योरेंस लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एकेडमिक या गवर्नमेंट की नहीं है, और यंग लोग भी, दे आर पार्ट, बीइंग ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द एंटायर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड लाइक सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन। एंड आई फील कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को आना चाहिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि आप ही बता सकते हो हमें। बिकॉज द थिंग इज कि फॉर लॉट ऑफ इयर्स हमें प्रीच किया गया है, बट दिस आई फील कि वेरी नेचुरल, बहुत अच्छा लगा। और आई हम होप कि हम और बातें कर सके आगे भी, कोई पॉडकास्ट शूट करें। मैं दो चीजें और बोलना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि सोशल साइंसेज या जो जिन्हें हम मानते हैं, जिनके पास थोड़ा नॉलेज है इंटेलेक्चुअल, बट मुझे अब लगता है अब वो समय आ गया है कि
जो एकेडमिया है, चाहे Right. सोशल साइंसेज हैं या जो इंटेलेक्चुअल हैं, Right. हमने काफी, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो भी एकेडमिक में पिछले 50-100 सालों में उन्होंने सोसाइटी को काफी सर्व किया, सोसाइटीज को प्रॉब्लम को समझने के लिए। राइट, प्रॉब्लम सोशल साइंसेज का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, Right. सोशियोलॉजी का भी अच्छा रहा। बट अब शायद समय आ गया, जो चीज आपने बोली कि अब हमें और इस तरह के एंगेजमेंट Right. इस मामले में अच्छे हैं कि अब हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा कि केवल हमें बताना नहीं है, हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ। एंड यू नीड यंग पीपल फॉर दैट। डेफिनेटली। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस तरीके का कन्वर्सेशन कि एकेडमिक भी जो है वो एक पब्लिक इंटरफेस स्टैब्लिश करें। Okay, thank you, sir. Thank you It so was much. nice meeting Thank you and have a Nishant. conversation. Thank you. If you like this video, you can go to my channel 3 Inches and please like, share and subscribe for more such videos.